So Rohan, you are preparing for BPSC lecturer and you have prepared the subject DBMS. So let's start your interview. Okay. Okay. Let me start with the basic concepts. Do you have any idea about normalization? नॉर्मलाइजेशन तो नॉर्मलाइजेशन जो है मैडम एक्चुअली हमारे डेटाबेस में अगर कोई रिडंडेंसीज हो जैसे कि कोई एनोमली ज्यादा है तो उसे रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं मैडम। सो नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली कई तरीके के होते हैं जिसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, बीसीएनएफ है। ये सारे नॉर्मल फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं टू रिड्यूस द एनोमलीज और डेटा जो हमारा होना चाहिए वो कंसिस्टेंट होना चाहिए मैडम। जैसे डेटाबेस होने से हमारा कंसिस्टेंट होना चाहिए, इसलिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, मान लीजिए मैं आपको एक रिलेशन दे रही हूँ जिसमें 4 कीज है, WXYZ। ठीक है, WXYZ। उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं 3। Y is functionally dependent on WX arrow Y। WX arrow Y। हाँ, फिर है X arrow Z। ठीक है, फिर Y is functionally dependent on W, Y arrow W। आपको इसमें BCNF तक इंश्योर करना है, तो आप कैसे इस पे प्रोसीड करेंगे वो आप एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब इसमें मुझे BCNF बताने की, BCNF कैसे करनी है? हाँ, इसमें BCNF में अगर ये BCNF इंश्योर हो रहा है तो फिर ठीक है, वो आपको बताना है, और अगर नहीं हो रहा है तो वो आपको जो फाइनल जो टेबल बनेगी आपकी वो आपको बतानी है। ठीक है मैम। आप कुछ मैम start कर एक्चुअली रहे जो हम मतलब। कर रहे हैं, हाँ मैडम मैं जो कर रहा हूँ एक्चुअली हमारा जो है ये फंक्शन जब हम इसके कैंडिडेट की निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके हमारे 2 कैंडिडेट की निकले XY और WX। तो XY और WX के हिसाब से हमारा पहला जो फंक्शन डिपेंडेंसी WX टेंड्स टू Y दिया था वो तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि BCNF कंडीशन जो कहता है हमें वो कहता है कि हमारा जो होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड का, यानी कि X टेंड्स टू Y तो X हमारा सुपर की होना चाहिए, तो WX इज ए सुपर की। तो पहला तो हमारा BCNF कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट X टेंड्स टू Z एंड Y टेंड्स टू W जो है वो BCNF कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो टेबल को हम ब्रेक कर देंगे 2 पार्ट में। एक में जो रिलेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है उसे एक में ले लेंगे, जो हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उसे हम अलग ले लेंगे। जो हम जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एक्स जेड को अलग कर दूं तो एक्स और जेड एक टेबल में आ जाएगा, क्योंकि एक्स इंप्लाइज जेड जो है वो हमारा BCNF कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता।
तो एक R1 टेबल में हम XZ ले लेंगे, तो इसमें जो X टेंस टू Z होगा, अब ये जो होगा वो BCNF कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में X जो है वो हमारा सुपर की बन जाएगा। रिमेनिंग एट्रीब्यूट जो हमारा XZ के अलावा बचा, वो बचा हमारा WY, और एक कॉमन एट्रीब्यूट हमें R2 टेबल में लेना होगा। तो यहाँ पर एक में हमारा प्राइमरी की होना चाहिए, दूसरे एक में हमारा वो फॉरेन की होना चाहिए, दूसरे में प्राइमरी की का इस्तेमाल करेंगे। तो x जो R1 में जो हमने x टेंस टू z जो हमारा BCNF कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, उसे मैंने अलग ले लिया था। तो x यहाँ पर हमारा जो है वो एज ए सुपर की है, तो या प्राइमरी की है, तो उसे हम कॉमन एट्रीब्यूट यहाँ पर ले लेंगे। रिमेनिंग फंक्शन डिपेंडेंसी हम चेक करेंगे कि क्या रिमेनिंग फंक्शन डिपेंडेंसी हमारे R टेबल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो WX टेंस टू y और y टेंस टू w, तो हमारे दो टेबल बन गए y w। हाँ, ये हमारे दो टेबल बन गए मैडम, R1 और R2। अब अगेन R1 और ये इसमें दो फंक्शन डिपेंडेंसी, इसमें हम चेक करेंगे कि क्या इन दोनों में से ये दोनों फंक्शन डिपेंडेंसी BCNF कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये भी ना कर रहा होगा जो फंक्शन डिपेंडेंसी, फिर इस R2 टेबल को अगेन हम फर्दर डिवाइड कर देंगे और उन रिलेशन को अलग कर देंगे, उन फंक्शन डिपेंडेंसीज को अलग कर देंगे जो BCNF कंडीशन को डिससेटिस्फाई कर रहा हो, ताकि वो पहले दूसरे टेबल जो डिकम्पोज टेबल हो उसमें वो क्या बन जाए हमारा एज BCNF कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। तो इस तरीके से BCNF को हम लोग जो है टेबुलर फॉर्म में जो ये हमारा फंक्शन डिपेंडेंसी उसे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। ओके, तो आपकी टोटल कितनी टेबल बनी एंड में? अगर मैं इसे देखूं तो YW है, तो YW तो एक्सक्लूसिव तो नहीं बनेगा X, तो फिर WX, तो मैडम फिर ये तीन टेबल बन जाएंगे मैडम। कौन एक सी? एक एक टेबल बन जाएगी R1 जिसमें X टेंस टू Z होगी, एक टेबल बन जाएगी और एक टेबल बन जाएगी Y टेंस टू W वाली, और रिमेनिंग फंक्शन डिपेंडेंसी जो है WX टेंस Y टेंस टू W अगर हम अलग कर देते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास YW आ गए। तो मैं देख लेता हूँ YW हो गए, तो X हो गई, कॉमन एट्रीब्यूट Y हो गया, तो y टेंस टू w, तो इसमें मैडम एक फंक्शन डिपेंडेंसी हमारा लॉस कर जाएगा WX टेंस टू y, अगर मैं x टेंस टू z को अलग करता हूँ तो। ओके, तो BCNF के लिए आपके में डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है रिलेशन, नहीं, राइट? डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं हो पा रही। ओके, ठीक है। इंडेक्सिंग का कुछ आइडिया है आपको? जी मैम, इंडेक्सिंग का क्या तो होता इंडेक्सिंग एक्चुअली मैडम ये फिजिकल लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो इंडेक्सिंग जो होता है वो हमें सर्चिंग करने में काफ़ी हेल्प करता है मैडम। जब अगर कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल हो डाटाबेस में, तो इंडेक्सिंग के जरिए हम उसे सर्च करना आसान हो जाता है हमारा। इंडेक्सिंग कई तरीके के होते हैं, जिसमें हमारा प्राइमरी इंडेक्सिंग होता है, सेकेंडरी इंडेक्सिंग होता है, क्लस्टरिंग होता है, उसका मल्टी लेवल इंडेक्सिंग होता है। मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का ही एक्सटेंशन पार्ट है हमारा बी ट्री और बी प्लस ट्री, ये सारे इंडेक्सिंग के पार्ट होते हैं मैडम। है? तो आप प्राइमरी इंडेक्सिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी मैम, प्राइमरी इंडेक्सिंग एक्चुअली जो इसका फॉर्मेट होता है उसमें हम जो होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बना के दिखा दूं मैडम, या फिर हाँ हाँ, बना के दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैडम एक्चुअली जो होता है हमारा प्राइमरी इंडेक्सिंग का, तो प्राइमरी इंडेक्सिंग का जो हम इंडेक्स तैयार करते हैं उसमें की फील्ड वैल्यू होती है और एक ब्लॉक पॉइंटर होता है। तो की फील्ड वैल्यू प्रत्येक ब्लॉक के, क्योंकि एक्चुअली ये सॉर्टेड ऑर्डर में होता है, प्राइमरी इंडेक्सिंग में जो डेटा होता है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होता है, तो उसके किसी एक वैल्यू, क्योंकि अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर होगा तो किसी एक वैल्यू के की वैल्यू एज ए की वैल्यू बना लेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर एक ब्लॉक पॉइंटर के जरिए उसे ब्लॉक में हम क्या करेंगे, पॉइंट कर देंगे।
तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये इंडेक्स तैयार होगा, इस इंडेक्स के जरिए अब हमें सिर्फ एक ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर सर्च करेंगे, ये बता देगा कि मुझे पर्टिकुलर किस ब्लॉक में वो डेटा अवेलेबल है। तो ये एक्चुअली प्राइमरी इंडेक्सिंग होता है, और प्राइमरी इंडेक्सिंग जो होता है वो हमारा स्पार्स इंडेक्सिंग मेथड में इस्तेमाल होता है। स्पार्स इंडेक्सिंग होता है ये। ओके, स्पार्स इंडेक्सिंग है। और क्लस्टरिंग इंडेक्स क्या होता है? क्लस्टरिंग इंडेक्स ये होता है कि मैडम हमारे पास अगर मान लीजिए डेटा हो जैसे हम डिस्क किसी का भी वो करते हैं, तो मल्टीपल, जैसे अगर मैं उनको कहते, जैसे मान लीजिए मैं अगर नेम का अगर की फील्ड बनाऊं, तो एक नेम के कई हमारे हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर नेम या पर्टिकुलर डेटा जो सिमिलर डेटा होता है उसका एक क्लस्टर बनाते हैं, यानी एक ब्लॉक में से रखते हैं और क्लस्टर बनाते हैं, और क्लस्टरिंग के हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, उसकी की फील्ड वैल्यू और ब्लॉक पॉइंटर हम लोग क्रिएट करते हैं मैडम। ओके। और अगर मान लीजिए कि ये नॉन की फील्ड जो है हमारी, अगर ये यूनिक निकल जाए तो? नॉन की फील्ड वैल्यू, अच्छा हमारे जो नॉन की फील्ड वैल्यू जो होती है क्लस्टरिंग की बात कर रहे हैं मैडम। हाँ। हाँ, तो क्लस्टरिंग में नॉन की फील्ड वैल्यू हमारी यूनिक हो गई तो मैडम वो हमारा फिर प्राइमरी इंडेक्सिंग में कन्वर्ट हो जाएगा वो। प्राइमरी इंडेक्सिंग में होगा नहीं, बट यहाँ पे हर एक की का हम एक डिफरेंट ब्लॉक में डाल रहे हैं ना? मतलब ये एक टाइप का आपका स्पार्स इंडेक्स था या ये डेंस इंडेक्स था नहीं, जो क्लस्टरिंग क्लस्टरिंग भी था? हमारा एक स्पार्स इंडेक्स का ही एग्जांपल है मैडम। नहीं, बट क्लस्टरिंग आपका डेंस भी हो सकता है ना? हाँ, अगर नंबर ऑफ सिमिलर डेटा अगर ज्यादा हो तो वो डेंस में कन्वर्ट नहीं, डेंस मैडम एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्लस्टरिंग डेंस हो भी सकता है कि नहीं, और क्योंकि जो सेकेंडरी मैडम होता है वो? क्योंकि हम जब ब्लॉक लिखते हैं तो ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग ही डेटा हम इंडेक्सिंग में डालते हैं। जबकि डेंस का एग्जांपल ये होता है कि मैडम हम हर रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग अगर हमारी एंट्रीज अगर इंडेक्स में हो जाए तो वो हमारा डेंस इंडेक्स कहलाता है। जबकि हम क्लस्टरिंग में हम ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग ही एंट्रीज कराते हैं इंडेक्सिंग में। तो आई थिंक मुझे जहां तक समझ आया इसमें ये स्पार्स इंडेक्स ही है मैडम। ओके। और लास्ट कौन सा बचता है आपका? सेकेंडरी इंडेक्स। जी मैम। तो उसमें क्या डिफरेंस है प्राइमरी और क्लस्टरिंग के कंपैरिजन में? प्राइमरी और क्लस्टरिंग के कंपैरिजन में ये है मैडम कि ये डेंस इंडेक्स कहलाता है सेकेंडरी, क्योंकि इसमें हर रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग हम ब्लॉक्स में एंट्रीज कराते हैं। हम्म। तो हर रिकॉर्ड मानी एक ब्लॉक में अगर मान लीजिए हमारे पास 30,000 रिकॉर्ड्स हैं, 30,000 की एंट्रीज हम लोग की फील्ड और ब्लॉक पॉइंटर के जरिए हम उसे क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं, यानी रिकॉर्ड पॉइंटर के जरिए हम उसे क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं। तो ये एक डेंस इंडेक्स है। इसमें हमारी जो है हमें इस सर्चिंग में नंबर ऑफ ब्लॉक्स की सर्चिंग थोड़ी ज्यादा लगेगी, लेकिन हमें वो डायरेक्ट कंप्लीट रिकॉर्ड ही अवेलेबल हो जाएगा कंपैरिजन टू प्राइमरी इंडेक्सिंग के। प्राइमरी इंडेक्सिंग में मुझे वो पर्टिकुलर ब्लॉक मिलेगा जिस ब्लॉक में वो डेटा अवेलेबल है, फिर हम वहां पर फिर क्या करेंगे, उस ब्लॉक में जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हम वो सर्च करेंगे। जबकि सेकेंडरी इंडेक्सिंग में तो हम डायरेक्ट रिकॉर्ड को ही एक्सेस कर लेते हैं। इसलिए ये डेंस इंडेक्स कहलाता है, क्योंकि हर रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग इंडेक्सिंग में इसकी एंट्रीज होती है मैडम। ओके, आपके हिसाब से जो ये सेकेंडरी इंडेक्स है ये डेंस इंडेक्स है ना? अगर मान हाँ, लीजिए इसमें बहुत ज्यादा डेटा हो जाए, ये डेटा लगभग बिलियंस में पहुंच जाए, तो फिर क्या जी ये एफिशिएंट रहेगा? मैडम, तो फिर सेकेंडरी इंडेक्सिंग को हम मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं मैडम, क्योंकि अगर बिलियंस ऑफ डेटा हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे तो सेकेंडरी इंडेक्सिंग हमारे लिए वाइबल नहीं होगा, क्योंकि फिर हमें नंबर ऑफ जो एंट्रीज हो जाएंगे ब्लॉक की वो सेकेंडरी इंडेक्सिंग में भी लगभग बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। तो उसके लिए हम मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं मैडम। मल्टी लेवल इंडेक्सिंग सेकेंडरी लेवल इंडेक्सिंग का ही एक्सटेंशन पार्ट है। तो सेकेंडरी लेवल जो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग करेंगे उसमें सर्चिंग हमारी फास्ट हो जाएगी मैडम। ओके, बट मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में आपका स्पेस भी ज्यादा जाएगा, राइट? हाँ, स्पेस थोड़ा कंज्यूम हमारा ज्यादा होगा।
लेकिन कोई हमारी बेटर सर्चिंग मेथड फास्ट है? हो जाए। जी मैम, और कोई बेटर मेथड है जिसमें हमारे स्पेस ज्यादा ना जाए? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या क्वेश्चन है, रिपीट करने को मतलब सुनिएगा। और कुछ मेथड आप यूज कर सकते हो जिसमें कि हमारी स्पेस जो है वो रिड्यूस हो सके। हम कुछ और मेथड लगा दें, ना कि मल्टी लेवल पे ना जा करके हम कोई और मेथड लगाए जिसमें स्पेस थोड़ा रिड्यूस हो सके और हमारा इस एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो। यानी मल्टी लेवल इंडेक्सिंग के अलावा की बात कर रहे हैं मैडम हम? जी। मल्टी लेवल इंडेक्सिंग के अलावा अगर कोई और कॉन्सेप्ट, अभी तक तो मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं आ रहा मैडम कि मैं क्या इसमें इस्तेमाल कर सकता हूँ हैशिंग यूज कर हमारे में। सकते हैं यहाँ पे। हाँ, हैशिंग टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, हैशिंग में हमारी सर्चिंग, बट यस मैडम, हैशिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। हैशिंग, हाँ, बट हमें हैश का इस टाइप का कोई मतलब डेरिवेटिव ड्रॉ करना पड़ेगा कि वो हाँ, हमारे लिए एफिशिएंट हो जाए, है ना? वो वो काफी कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर हो जाएगा मैडम, हैशिंग का अगर हम यहाँ इस्तेमाल हाँ, करते हैं तो। कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर हो सकता है, बट ये है कि आपका स्टोरेज स्पेस कम हो रहा है, राइट? हाँ, हैशिंग एल्गोरिथम लगाने पे स्टोरेज स्टोरेज स्पेस कम हो जाएगा, बट आर्किटेक्चर उसके कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं कंपैरिजन टू मल्टी लेवल इट इंडेक्सिंग। डिपेंड्स ना कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। मान लीजिए आपके पास स्पेस कम है तो आप हैशिंग की तरफ जा सकते हो। अगर आपको कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर नहीं चाहिए, स्टोरेज आपके पास है सफिशिएंट, तो आप मल्टी लेवल पे जा सकते हैं, है ना? जी ये जी, कहें तो ठीक रहेगा, है ना? ओके मैम। ओके। सो रोहन, आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हैं। सो जी मैम। एक्चुअली इट वाज गुड इंटरेक्शन। एंड जो आपने बोला था कि क्लस्टर्ड इंडेक्स जो है स्पार्स होता है, वो सही बताया था। ठीक है। जी मैम, तो आई थिंक इट इज गुड। बस यही है कि रिवाइज करते रहना है। ओके मैम। ठीक है।